बीए पार्ट थर्ड के अरस्तु के दास प्रथा के सिद्धांत के बारे में हमने इससे पहले कुछ वीडियो देखे थे। आज हम देखते हैं कि अरस्तु के दास प्रथा का जो सिद्धांत है उसकी अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। तो आज हम देखते हैं अरस्तु के दास प्रथा सिद्धांत की आलोचना। तो जैसा कि आपने पहले देखा है कि अरस्तु ने एक बहुत बड़े वर्ग को जो शारीरिक श्रम से युक्त है उसको उसने माना है कि जो शारीरिक रूप से सबल हैं, प्रकृति ने उन्हें इसीलिए शारीरिक रूप से सबल किया है कि वो शारीरिक कार्यों को कर सकें। इसके विपरीत वो ये कहता है कि मानसिक रूप से ये लोग बुद्धिहीन होते हैं, इसलिए इनको दास की श्रेणी में वह रखता है। लेकिन आलोचक इस सिद्धांत की आलोचनाएं करते हैं। पहले तो ऐसा कोई वैज्ञानिक हमें दृष्टिकोण नजर नहीं आता है वैज्ञानिक तरीके से कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सबल होगा उसमें बुद्धि की कमी होगी। आलोचक ये कहते हैं कि ऐसा कहीं कोई साइंटिफिक रीजन हम नहीं बता सकते और ना हमें ऐसा देखने में व्यवहार में कहीं आया है। जबकि आज तो हम कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि या स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो यहां यदि इस दृष्टि से हम देखें तो अरस्तु की थ्योरी प्रारंभिक दृष्टि में ही हमें सही नजर नहीं आती है। ये मानना कतई सही नहीं है कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं वो लोग बौद्धिक दृष्टि से कमजोर होंगे, या जो शारीरिक दृष्टि से जो लोग कमजोर हैं वो बौद्धिक दृष्टि से बहुत उन्नत होंगे, बहुत ज्यादा विवेकवान होंगे। ऐसा किसी भी प्रकार का अरस्तु इसके पीछे कोई साइंटिफिक तरीका या मेथड हमें नहीं बता पाया है। तो इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है। आलोचना का जो अगला आधार है वो ये है कि यह सिद्धांत अनुचित है और अमानवीय है। अनुचित इसलिए है कि किसी भी दृष्टि से मानवता के जो सिद्धांत हैं उनमें कहीं भी ये आप उचित प्रतीत नहीं होता है कि आप मनुष्यों को दो भागों में बांट दें, एक निकृष्ट स्थान दे दें और एक को आप उत्कृष्ट स्थान दे दें। क्योंकि अरस्तु ने जो दास वर्ग है, जिन लोगों को उसने माना है कि जो बुद्धिहीन है, जो विवेक की दृष्टि से न्यून है, जिनमें विवेक नहीं है, उन लोगों को दास की श्रेणी में लेता है। वो उनको पशुओं के साथ तुलना करता है। यह किस मानवता के सिद्धांत, ये मानवता का शायद कोई भी सिद्धांत इसे स्वीकार नहीं करेगा कि आप मनुष्यों को पशु की श्रेणी में आप काउंट कर रहे हैं, उसे आप पशु की तरह ही सजीव संपत्ति का एक भाग बता रहे हैं। ठीक है ना। आपने देखा था कि अरस्तु कहता है कि दास क्या है, मनुष्य का जो संपत्ति होती है उसी का जो सजीव संपत्ति है उसी का एक भाग उसने दासों को रखा है। तो कोई भी मानवता का सिद्धांत इसे स्वीकार नहीं करता है कि हम किसी मनुष्य को पशु की श्रेणी में रखें। और ये कौन किस मनुष्य को अधिकार दे रहा है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उसका मूल्यांकन करेगा और उसके बारे में डिसाइड करेगा कि ये दास बनेगा, ये स्वामी बनेगा। तो इस आधार पर अरस्तु के सिद्धांत की मानवता के पक्षधर जितने भी लोग हैं वो सारे इस आधार पे इसकी आलोचना करते हैं। अगला जो सिद्धांत की आलोचना की जाती है वो ये है कि यह सिद्धांत समानता के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत सिद्धांत है। आप आगे पढ़ेंगे रूसो को, तो रूसो कहता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान पैदा किया है। रूसो का सिद्धांत पढ़ेंगे आप, उसमें आप जो अनिक्वालिटी का जो कारण वो बताता है, वो कहता है कि समाज के बंधनों में हम बंधे हुए हैं। कई चीजें हैं जिन्होंने लोगों ने अपने ज्ञान, बुद्धि, साहित्य, इनके माध्यम से लोगों में असमानताएं पैदा करती, बाकी प्रकृति ने सबको बिल्कुल समान पैदा किया है। तो यहां इस आधार पर रूसो के इस थ्योरी को लेकर भी आलोचक विरोध करते हैं कि ये अरस्तु कहता है कि मनुष्य असमान पैदा होते हैं, कुछ लोग बुद्धि की दृष्टि से उन्नत है, कुछ लोग बुद्धि की दृष्टि से बिल्कुल न्यून है, और प्रकृति लोगों को असमान उत्पन्न करती है। तो यहां प्रकृति में ये बेसिक, अनेक वैज्ञानिक भी ये मतलब अपन सभी मानते हैं इस चीज को कि प्रकृति किसी को भी असमान पैदा नहीं करती है। हां, आधारभूत रूप से प्रकृति कभी किसी व्यक्ति को आप देखिए कि असमान रूप से पैदा नहीं करेगी, लेकिन
बुद्धि है उसमें किसी की कुशाग्र बुद्धि हो सकती है, किसी की बुद्धि कम हो सकती है, लेकिन इस आधार पे हम ये कह दें कि प्रकृति ने असमान पैदा किया है, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। व्यक्ति को जैसे जिस प्रकार उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा वातावरण में वो रहता है, उसकी बुद्धि हम देखते हैं कि बुद्धि कम ज्यादा भी होती रहती है। विजडम, आपकी जो बौद्धिकताएं हैं, यदि उनको तराशा जाए तो व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से और बहुत मजबूत हो जाता है। उसकी रुचि किधर है, उस रुचि के अनुसार उसको एनवायरनमेंट मिला या नहीं मिला, उस वातावरण में उसे कितनी चीजें बौद्धिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए मिली है, ये बहुत सी चीजों का, उस आसपास के उसके जो संस्कार हैं, परिवार है, उसकी जो भौतिक उपलब्धियां हैं, ऐसी बहुत सी चीजें, उसका निजी इंटरेस्ट है जो उसकी बुद्धि को प्रभावित करती है। लेकिन अरस्तु का यह मानना कि प्रकृति से ही व्यक्ति असमान पैदा होते हैं, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ठीक है, अगली जो आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि अरस्तु कहता है कि व्यक्ति बुद्धिहीन है या बुद्धिमान है, विवेकहीन है या विवेकवान है, लेकिन ऐसी कोई भी प्रमाणिक मापन विधि अरस्तु नहीं बता पाया जिसके आधार पर आज तक भी हम ये नहीं कह सकते कि प्रमाणिक रूप से हम किसी व्यक्ति की विवेक और बुद्धि को बिल्कुल एग्जैक्ट नाप सके कि ये व्यक्ति बुद्धिहीन है, ये बुद्धि शून्य है, ये गुणहीन है, ये गुणवान है, ये विवेकवान है। हाँ, हम लिखित परीक्षाओं के द्वारा ये देख सकते हैं कि उसको प्रेजेंट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उसके आधार पर हम उसके परमानेंट लेबल नहीं लगा सकते। हमने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो मेरिट में आए हैं, जो अपने जमाने में स्कूलों में टॉपर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कई कंपटीशन एग्जाम्स को फाइट वो लोग नहीं कर पाए। ठीक है, अब ये थोड़ी कि उनकी बुद्धि पहले ज्यादा थी या कम हो गई या आज बुद्धि कम हो गई, उनका इंटरेस्ट जिधर है, उन्होंने किस रूप में मेहनत की। जब आपने मेहनत की तो आप इंटेलिजेंट बन गए, जब आपने मेहनत छोड़ दिया, आपने थोड़ा सा आलस कर दिया या आपकी रुचि उस साइड में नहीं है, आप बेमन से तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहां अपना बेहतरीन प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाए। हमने कई रिजल्ट देखे हैं, प्रशासनिक सेवाओं के रिजल्ट आते हैं, जब आप उनका एकेडमिक रिजल्ट देखते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे जो लोग एकेडमिक रूप से, जो बचपन से बहुत ज्यादा एकदम सारे वही लोग हैं जो बचपन से हमेशा टॉपर रहे। कई टॉपर हैं वो आप देखते हो कि लास्ट में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और वहीं कई द्वितीय श्रेणी वाले विद्यार्थी हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं, तृतीय श्रेणी वाले विद्यार्थी अपनी जगह बना लेते हैं। वहां ये देखा जाता है कि जिस समय तैयारी उन्होंने शुरू की वहां कितनी एकाग्रता उनके अंदर है। जिन लोगों ने एकाग्रताएं बनाए रखी वो सफल हुए, जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को और ज्यादा विकसित किया वो सफल हुए। हो सकता है कि एकेडमिक लाइफ में उन लोगों ने अपने जीवन में खूब आलस किया हो तो अपनी बुद्धि को प्रेजेंट नहीं कर पाए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि बौद्धिक दृष्टि से प्रेजेंटेशन के आधार पे आप किसी व्यक्ति पे यह परमानेंट ठप्पा नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति विवेकवान है या वो व्यक्ति बुद्धिहीन है। अरस्तु का यह मानना बिल्कुल गलत है, और इस दृष्टि से बुद्धि या विवेक की कोई प्रमाणिक मापन विधि न अरस्तु ने दी है और न व्यवहार में ऐसा संभव हो पाता है कि हम किसी की प्रमाणिकता के आधार पर कह दें कि यह व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं बन सकता या यह व्यक्ति हमेशा बुद्धिमान रहेगा। ठीक है, तो इस आधार पर भी अरस्तु के दास प्रथा सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अगली आलोचना इस आधार पर करते हैं कि अरस्तु ने शारीरिक श्रम को नीचे की श्रेणी में रखा है, एक निकृष्ट श्रेणी में डालकर उसे उन लोगों को दास जैसी व्यवस्थाएं उनके लिए उसने क्रिएट कर दी कि वो जो शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक रूप से श्रम करने वाले केवल दास योग्य व्यक्ति हैं। तो ये मानवता का ही अपमान नहीं, बल्कि यह हम कह सकते हैं कि ये शारीरिक श्रम करने वालों का भी अपमान अरस्तु ने अपने इस सिद्धांत में किया है। उनको उसने हीनता की स्थिति माना है, जबकि व्यवहार में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जहां भी है, विकास जहां भी है, वहां मानसिक और शारीरिक श्रम दोनों का बैलेंस होना आवश्यक है। यदि दोनों बैलेंस नहीं है, उस स्थिति में हम देखिए कि व्यक्ति जितनी मानसिक श्रम करता है उतना ही वो शारीरिक श्रम भी करता है। आप अच्छे एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन यदि आपका शरीर पढ़ने के लिए, आपकी आंखें हैं वो बराबर शारीरिक श्रम कर रही हैं, यदि आंखें शारीरिक श्रम नहीं करेंगी तो चीजों को ग्रहण कैसे करेंगे। आपका शरीर है वो बैठा है, यदि हम देखते हैं कुछ भी हम कर रहे हैं, शरीर का हर हिस्सा उस समय कहीं ना कहीं एक्टिव है। ऐसा नहीं केवल मस्तिष्क, मस्तिष्क के पार्ट भी, बॉडी मस्तिष्क से हर चीज को, मस्तिष्क और बॉडी दोनों मिलकर चीजों को ग्रहण कर रही है। ठीक है, आपकी सिटिंग पावर अच्छी है तो सिटिंग पावर में आपकी शरीर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी।
आपकी जब शरीर आपने सिटिंग पावर बढ़ाई तो मस्तिष्क भी अपना काम कर रहा है। मस्तिष्क और बुद्धि और शरीर ये सब मिलकर विकास को प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बौद्धिक क्षमताएं होने से ही व्यक्ति विकसित हो जाता है, उसे शारीरिक श्रम भी, उसका शरीर भी साथ देना चाहिए। ठीक है ना। तो बुद्धि और श्रम दोनों अपनी अपनी जगह मायने रखते हैं, दोनों का अपना एक समान स्थान है और दोनों समान आदरणीय है, दोनों का बिल्कुल समान ही रूप से रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बौद्धिक दृष्टि से जो काम करने वाले हैं उनको तो आपने स्वामी बना दिया और जो शारीरिक दृष्टि से काम करने वाले हैं उनको आपने हीन मानते हुए आपने उनको दास बना दिया, जैसा कि अरस्तु ने किया। तो इस आधार पर भी अरस्तु के सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि अरस्तु शारीरिक श्रम का एक तरीके से अपमान कर रहा है, जबकि व्यवहार में हम देखें तो शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं और दोनों जब साथ होते हैं तो व्यक्ति का विकास बेहतरीन तरीके से हो पाता है। इसीलिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे बराबर हम देखते हैं कि ये एजुकेशन में बार बार ये कहा जाता है कि आप स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है। तो शारीरिक श्रम को सेकेंडरी या एक तरीके से बड़ा निकृष्ट स्थान जो अरस्तु ने दिया है, तो ये चीज सही नहीं है। इस आधार पर भी अरस्तु की आलोचना की जाती है। आपका चिंतन कितना बेहतर है, ठीक है, ये एक अच्छा पार्ट है, लेकिन यदि चिंतन ही बेहतर है और आप क्रियात्मक दृष्टि से कार्य करते ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में केवल सोचने से आपके काम नहीं होंगे। जब क्रियात्मकताएं होंगी तो आपको शरीर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। आप बहुत सोचते हैं मुझे 8 घंटे पढ़ने से मैं फला एग्जाम में सफल हो जाऊंगा, तो अब 8 घंटे पढ़ने से तो 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा ना आपको। केवल चिंतन करने मात्र से ही आप सोचें कि आपको सफलता मिल जाएगी, संभव नहीं है। तो चिंतन करने का कार्य जो मस्तिष्क का कार्य है, लेकिन उसके साथ ही उन चीजों को इंप्लीमेशन करना, उन चीजों को क्रियात्मक रूप देना, ये हमारे शरीर का काम है। शारीरिक श्रम का कार्य शुरू हो जाता है, तो दोनों मिलते हैं। वहीं आप देखिए कि सफलता आपके कदम चूमती है। तो सफलता के लिए, विकास के लिए शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों का स्थान बराबर है, दोनों में से किसी को भी आप ऊपर नीचे नहीं कह सकते। ठीक है। तो इस आधार पर भी अरस्तु का इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि जो केवल बौद्धिक श्रम करने वाले हैं वो बहुत ऊपर हैं और शारीरिक श्रम करने वाले बहुत नीचे हैं। दोनों का अपना अपना स्थान है। आपका उद्देश्य क्या है ये देखा जाता है। उद्देश्य के अकॉर्डिंग आपको मानसिक श्रम करना है या शारीरिक श्रम करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोनों ही सम्माननीय है, दोनों ही चीजें बराबर सम्मान के योग्य है, ऐसा आलोचक मानते हैं। अगला एक आलोचना जो आलोचक करते हैं वो कहते हैं कि अरस्तु कह रहा है कि कुछ लोग विवेक शून्य या बुद्धिहीन होते हैं। विवेक शून्यता या बुद्धिहीनता की स्थिति व्यवहार में संभव नहीं है। ठीक है ना। बुद्धिहीनता या मस्तिष्क बिल्कुल जीरो काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति कोमा में चला जाएगा। तो यहां यह कहता है कि बुद्धिहीन, और यदि व्यक्ति बुद्धिहीन ही है तो फिर वो अपने स्वामी के आदेशों की पालना कैसे करेगा, कैसे समझेगा कौन उसका स्वामी है, उस स्वामी के प्रति उसे क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या अनुचित व्यवहार है, क्या उचित व्यवहार है, ये सारी चीजें कैसे जान पाएगा वो। यदि ये जानता है वो कि उसे किसके आदेश की पालना करनी है, कितनी करनी है, इट मीन्स आप ये मान के चलिए कि उसमें बुद्धि भी है और उसमें विवेक भी है। ठीक है। और यदि ये दोनों चीजें हैं, ये भी एक आलोचक कहते हैं कि जब वो दोनों उन चीजों को समझता है, वो कहता है कि जो इनमें संयम नहीं है और नहीं है, तो संयम की स्थिति यदि नहीं होगी, असंयमित व्यवहार वाला व्यक्ति फिर आदेशों को कैसे समझेगा, अपने स्वामी को कैसे पहचानेगा, अपने स्वामी के आदेश को कैसे स्वीकार करेगा। तो ये कई चीजें, इन आधारों पर भी अरस्तु के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अगले जो समाज इसकी आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि इससे समाज की एकता में बाधा उत्पन्न होगी। आपने जब समाज में दो तरह के समाज आपने स्थापित कर दिए, स्वामी वर्ग और दास वर्ग, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आगे चलकर वर्ग संघर्ष होगा। आप आगे पढ़ेंगे मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, उसमें जो प्राइमरी स्टेज वो आता है वो साम्यवादी जो आदिम अवस्था है, उसके बाद में तुरंत जो आता है वो इसी में दास अवस्था पे आता है। तो दास अवस्था को ही वो आगे बताता है कि दास अवस्था वो एक बहुत बड़ा कारण बनी किसका, वर्ग संघर्ष का।
स्वामी और दासों के जब हित टकराने लगेंगे तो निश्चित रूप से उनमें गुटबंदियां होंगी और संघर्ष बढ़ते जाएंगे। और जब संघर्ष बढ़ेंगे तो आप, ये आलोचक कहते हैं कि उस स्थिति में केवल बौद्धिक, आप उसके बौद्धिकता के आधार पे जो शारीरिक रूप से मजबूत हैं उनका सामना कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना। तो एक वर्ग संघर्ष की स्थिति यहां अरस्तु उत्पन्न करता है, जो आगे चलकर समाज की एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस सिद्धांत को आलोचक अरस्तु के सिद्धांतों से जब मैच करते हैं तो वो कहते हैं कि अपने आप में अरस्तु ने अपने ही सिद्धांतों का एक तरीके से विरोध किया है। क्योंकि हमने शुरू में देखा था, जब हम थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ रहे थे उसकी राज्य के बारे में, तो उसने कहा था कि राज्य का वर्तमान में जो उद्देश्य है, अब जो राज्य बना हुआ है वो बना हुआ है सदजीवन के लिए, व्यक्ति की गुड लाइफ के लिए, कि व्यक्ति अच्छा जीवन जी सके, इसके लिए राज्य वर्तमान में बना हुआ है। और अच्छा जीवन तब जिएगा जब वो कहता है कि राज्य वो सारे वातावरण, वो परिस्थितियां व्यक्ति को उपलब्ध करवाएगा। तो जब एक तरफ वो कहता है कि राज्य द्वारा ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जाएंगी जिनमें व्यक्ति गुड लाइफ को प्राप्त करेगा, अपने सदजीवन को प्राप्त करेगा, और दूसरी तरफ समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को वह दास बनाकर उस गुड लाइफ से बिल्कुल दूर कर देता है। उनको वो अवसर ही प्रदान नहीं करता है दास बना के कि वो अपना बेहतरीन जीवन जी सकें। उनको केवल इतना सा काम दे दिया कि आप तो केवल अपने स्वामी के आदेशों की पालना करिए। तो ये अरस्तु के स्वयं के जो गुड लाइफ का सिद्धांत है स्टेट का, जो सदजीवन के लिए जो राज्य बना हुआ है, यहां वही राज्य उन लोगों के सदजीवन को रोक रहा है, न कि उनको सदजीवन दे रहा है। ठीक है। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि अरस्तु का सिद्धांत है वो एक विरोधाभासी सिद्धांत है। और दूसरा यहां भी ये भी कह सकते हैं कि अरस्तु कहता है कि दासता प्राकृतिक है। प्रकृति ने जब दासों को बना दिया, प्राकृतिक है, तो फिर बुद्धि का विकास कैसे होगा। एक तरफ वो कहता है कि जब दासों में बुद्धि विकसित हो जाए तो उनको मुक्त कर दीजिए। जो चीज नेचुरल है, प्रकृति के विरोध में कैसे आप बताएंगे कि अब वो व्यक्ति प्रकृति के विरोध में जाके उसने अपनी बुद्धि का विकास कर लिया। तो दोनों चीजें यहां भी कहीं ना कहीं एक विरोध प्रकट करती है कि या तो जो बुद्धिहीनता या विवेक शून्यता या दासता है वो प्राकृतिक नहीं है, और यदि प्राकृतिक है तो फिर उनमें मुक्त होने की संभावना नहीं है, उनमें बुद्धि का विकास होने की संभावना नहीं मिलेगी। अतः दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न करती है। आलोचक ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक नहीं है, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है। और कुशाग्रता का बहुत तरीके हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं। आज हम देखते हैं कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये कई चीजें ऐसी आती हैं जिनसे व्यक्ति की बुद्धि को और ज्यादा विकसित किया जाता है। बुद्धि लगातार प्रैक्टिस से, लगातार अभ्यास के द्वारा व्यक्ति की बौद्धिक जो क्षमताएं हैं वो बढ़ाई जा सकती है। तो इस दृष्टि से भी अरस्तु के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। और एक जो स्वउद्देश्यता का सिद्धांत होता है कि हर व्यक्ति, स्वउद्देश्यता का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति इस समाज में आता है, इस धरती पे जन्म लेता है, वो किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए जन्म लेता है। तो जब श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए जन्म लिया है तो दासों को उस श्रेष्ठ उद्देश्य से वंचित करना, दासता की स्थिति में क्या वो अपनी क्षमताओं का विकास करके अपने जीवन के श्रेष्ठ उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। जब वो अपने बारे में निर्णय ही नहीं ले पाएंगे, अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकते कि उनको क्या करना है, तो अपने उद्देश्य को पहचानेंगे कैसे। जब उनके जीवन के बारे में निर्णय ही स्वामी वर्ग लेगा, तो यहां जो स्वउद्देश्यता सिद्धांत के समर्थक है वो इस आधार पर भी अरस्तु के और दास प्रथा के सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि व्यक्ति का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है, और अपने जीवन के श्रेष्ठ उद्देश्य को करना उसका एक बेहतरीन लक्ष्य, या आप कहते हैं महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। और हर व्यक्ति इसी के लिए पूरे जीवन भर अपनी क्षमताओं का विकास करता है, और वो अपनी क्षमताओं का विकास तब करेगा जब उसे समानता का अवसर मिले और उसे स्वतंत्रता का अवसर मिले। अतः इस आधार पर भी अरस्तु के दासता सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अगली जो आलोचना की जाती है वो ये है कि आधुनिक राष्ट्रों में इसे लागू करना संभव नहीं है। आज जो राष्ट्र हैं, आज हम देख रहे हैं कि विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में वो जो महत्वपूर्ण विचारधाराओं की बात करें तो आप लोकतंत्र है, समाजवाद है, ये जो विचारधाराएं जो आज पूरे विश्व में फैल चुकी हैं,
पूरे विश्व के लगभग सभी देश इन विचारधाराओं को अपना चुके हैं। तो ये दोनों ही विचारधाराएं आप देखिए, लोकतंत्र और समाजवाद स्वतंत्रता पे बल देती है, समानता पे बल देती है। तो समानता और स्वतंत्रता पे जब बल देती है ये विचारधाराएं, तो ऐसी स्थिति में दास प्रथा इन दोनों का ही उल्लंघन करती है। दास प्रथा में न स्वतंत्रता है और न व्यक्ति के साथ समानता है, न उसे समान समझा जाता है। तो आज यदि हम आज के संदर्भ में बात करें, आज के युग की बात करें, वर्तमान विश्व की बात करें, तो वर्तमान विश्व की विचारधाराओं में अरस्तु की दास प्रथा का सिद्धांत कहीं भी नहीं ठहरता है। ठीक है ना? ये कहीं भी आज हम देखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो सर्वोपरि है, आज इनके लिए पूरे विश्व में यूएनओ आप देखिए कि पूरे हमेशा साल भर काम करता रहता है, किन राष्ट्रों में समानता का उल्लंघन, नस्ल भेद, जाति भेद, ये सारे इस तरह के भेद हैं। हर राष्ट्र, आज हम भारत में देखते हैं कि ये इतने कानून बन चुके हैं समानता को कायम करने के लिए, स्वतंत्रता को कायम करने के लिए, हर व्यक्ति यहां बेहतरीन विकास करे, इसके लिए योजनाएं लगातार हम आजादी के बाद से आप देख रहे हैं लगातार बनती जा रही हैं। तो हर राष्ट्र का आज मूल जो उद्देश्य है वो है अपने नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का माहौल उत्पन्न करवाना। तो अरस्तु का ये जो दासता का सिद्धांत है वो आधुनिक युग में कहीं टिकता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। अतः इस आधार पर भी हम इसकी आलोचना करते हैं। और अंतिम जो इसकी एक आप और देख सकते हैं वो है कि अरस्तु का दासता का जो सिद्धांत है वो हमें जातीय अहंकार से युक्त सिद्धांत दिखाई देता है। जातीय अहंकार का मतलब कि अरस्तु यूनानी नागरिकों के बारे में कहता है कि यूनानी नागरिक हैं वो जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं, वो जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, वो जन्म से ही शासन करने के लिए पैदा होते हैं। अतः यूनानी नागरिकों को दास नहीं बनाया जा सकता। उसने व्यवस्था कर दी परमानेंट कि सबको दास बना लीजिए, आप युद्ध में हारे औरों को ये, लेकिन जो यूनानी नागरिक है उनको आप दास नहीं बना सकते। उसने एक सिद्धांत बना दिया। तो ये किस आधार पर बना दिया, उसने किस प्रकार समस्त मानवों से जो यूनान के मानव हैं उनको उसने कैसे अलग कर दिया, इसका भी हमें कोई वो साइंटिफिक तरीका नहीं बता पाया, साइंटिफिक रीजन हमें नहीं दे पाया। ठीक है? तो ये केवल हम इसके आधार पे आलोचक कहते हैं कि ये केवल ये चीज उसके जातीय अहंकार को प्रकट करती है कि वो स्वयं यूनानी है, इसलिए वो अपने आप को बुद्धिमान मानता है और ये कहता है कि समस्त जो यूनानी नागरिक हैं वो बुद्धिमान ही पैदा होते हैं। तो इस आधार पर भी अरस्तु के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ठीक है? तो ये है अरस्तु के दास प्रथा की सिद्धांत की आलोचना है। और फाइनली हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष में कि दास प्रथा आज एक बिल्कुल अप्रासंगिक जो सिद्धांत है वो माना जाता है और कहीं भी सभ्य समाज में या मानवता जहां भी है उस समाज में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है?